हेलो एवरीवन। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी का, वो है बायो फर्टिलाइज़र्स। बायो फर्टिलाइज़र्स को थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे बायो फर्टिलाइज़र्स में क्या क्या आते हैं, फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स और माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स होते हैं। बायो फर्टिलाइजर मेनली क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। मतलब या तो ये माइक्रोब्स के कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कुछ प्रोवाइड कर रहे हो सॉइल को, कुछ एक्टिविटी अपनी वहाँ सॉइल में शो कर रहे हो, या ये खुद माइक्रोब्स को ही हम बायो फर्टिलाइजर्स में इंक्लूड कर लेते हैं। माइक्रोबियल इनोकुलेंट मतलब माइक्रोब्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं सॉइल में टू यूज़ देम एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, तो माइक्रोबियल इनोकुलेंट या बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये जो बायो फर्टिलाइजर है, जो करते क्या है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे करते हैं, बाय इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करके ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं इन टर्न। ठीक है, अब जैसे बायो फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अबाउट 25 to 30% रिडक्शन हो जाता है अगर हम बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे होते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की यूज़ में 25 to 30% की कमी आ सकती है। देखिए, 100% बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि एग्रीकल्चरल एरिया इतना ज़्यादा है। देखा जाए तो इतना ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ती है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को सस्टेन करना पड़ता है कि आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टू मच केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से बचने के लिए हम जो अपने जो प्रोडक्ट है या फूड की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का अमाउंट कम कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर्स का नंबर बढ़ा करके। ठीक है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये और बढ़ भी जाए, हो सकता है कि रिडक्शन और ज़्यादा हो जाए, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो जाए। तो इसमें आते क्या क्या हैं बायो फर्टिलाइजर्स में, लिविंग बैक्टीरिया हो गए, फंजाई, एल्गी, या तो ये अकेले ही यूज़ किए जाते हैं या ज़रूरत पड़ने पर इनके कॉम्बिनेशंस भी अप्लाई किए जाते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। तो आई थिंक आपको बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या एल्गी को अकेले या कॉम्बिनेशन में यूज़ करना एज अ मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड इन टर्न टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद देखिए कि माइक्रोब्स किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सब वो क्या कर देते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं माइक्रोब्स, ये तो सबको पता है। इसके अलावा क्या करते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो सॉइल में बाइंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं, वो अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो उनको अवेलेबल करवाते हैं वो प्लांट के लिए। मतलब जो इनसॉल्युबल मटेरियल्स या मिनरल्स होते हैं उनको सॉल्युबलाइज करने का काम करते हैं माइक्रोब्स। तो अगर वो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे तो प्लांट उनको पानी के साथ ईजिली पिक कर सकते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उन्हीं की तरह के कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स टाइप के। ठीक है, तो उनका भी यूज़ हो जाएगा, वो भी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये भी प्रोडक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा डिकम्पोजिशन करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट का। जो ऑर्गेनिक वेस्ट अगर सॉइल में पड़े हुए हैं तो डिकम्पोजिशन का काम भी बैक्टीरिया करते हैं, जिसको हम इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके का वर्क करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं बायो फर्टिलाइजर्स कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं उनको हम ये 4 अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, फंगल बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, एल्गल बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, और एजोला को भी यूज़ किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, जिसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स में जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया भी आते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी आते हैं, मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फंगल बायो फर्टिलाइजर में माइकोराइजा, जिसको हम वेसिकुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं, वैम, वो आ जाते हैं। एल्गल बायो फर्टिलाइजर में मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया आते हैं। और एजोला को तो भी हम डिस्कस करेंगे, एजोला वाटर फर्न है एक तरीके का, उसको भी यूज़ किया जाता है ऐसा बायो फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले हम
सिम्बियोटिक बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स में देखेंगे कौन कौन आते हैं, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, और भी आते हैं, यहाँ हमने 2 ही डिस्कस किए हैं। फ्री लिविंग में आते हैं एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, तो इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला राइजोबियम आता है, क्योंकि जब भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले राइजोबियम का ही ख्याल आता है कि राइजोबियम ही वो करता है, क्योंकि हम बचपन से इतनी बार इसका नाम सुन चुके हैं कि ये तो बिल्कुल भी हमें दिमाग में फिट हो गया है। ठीक है, तो राइजोबियम क्या करेगा, रूट नोड्यूल की फॉर्मेशन करेगा इन लेग्यूमिनस प्लांट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन मेनली। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, जिनको हम हार्मोन्स भी कहते हैं। तो राइजोबियम जो होते हैं उनकी ज़्यादातर स्पीशीज़ यही प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस सिक्रीट करने का ही काम करती हैं और रूट नोड्यूल तो बनाते ही हैं। मेजॉरिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हम माइक्रोबियल की ओरिजिन की बात करें तो राइजोबियम ही करते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद आता है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम जो होते हैं वो मेनली जो सीरियल प्लांट होते हैं, जैसे हमारे ये हो गए मेज, शुगर केन, सॉर्गम, इनके साथ एसोसिएटेड होकर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, ये एजोस्पाइरिलम सिम्बियोटिक के साथ फ्री लिविंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लेकिन जो हमने यहाँ प्लांट डिस्कस की उनके साथ इनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ही होता है। ठीक है, इसके अलावा एजोस्पाइरिलम की भी जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को सिक्रीट करती हैं, जैसे कि राइजोबियम कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर एक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। मतलब इसको एयर या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। कुछ इसके स्पीशीज़ जो होते हैं वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस से ऑक्सीजन और जिब्रेलिन भी सिक्रीट करती हैं, कुछ विटामिन का भी सिक्रीशन करते हैं। तो एजिटोबैक्टर भी काफ़ी मायने रखते हैं, इनको भी एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये सीड जर्मिनेशन को भी काफ़ी इंप्रूव कर देते हैं। अगर ये सॉइल में प्रेजेंट है तो सीड जर्मिनेशन का रेट बढ़ जाता है। सम स्पीशीज़ है फंजीसिडल प्रॉपर्टीज़। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है एजिटोबैक्टर की जो फंगस को मार डालती हैं, जो फंगस को मार देंगी तो उनका इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा प्लांट को, तो इस वजह से भी एजिटोबैक्टर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है वो एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम के बाद आता है माइकोराइजा, जो कि फंगस की बात अगर हम यहाँ करने लग जाएं तो कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो हायर प्लांट की रूट से एसोसिएट होकर के रहते हैं, माइकोराइजा की फॉर्मेशन करते हैं। एंडोसिम्बियोंट इनको कहते हैं, क्योंकि जो फंगस होते हैं उनके हाइफा रूट को पेनिट्रेट करके अंदर चले जाते हैं, तो ये एक तरीके से इंटरनली इसको कोलोनाइज करने का काम करते हैं। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट ऑफ हायर प्लांट लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए जो फंगस होगा वो अपने खाना पीना तो प्लांट से ले रहा होगा, खुद प्लांट को वो क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे हो गया फॉस्फोरस हो गया, जिंक हो गया, सल्फर हो गया, ये सॉइल से ट्रांसफ़र करेंगे प्लांट को। ठीक है, इसके अलावा जो ये माइकोराइजा होते हैं वो प्लांट की कुछ सॉइल बॉर्न पैथोजन से रक्षा भी करते हैं, उनको बचाते भी, इन्फेक्शन होने से बचाते हैं प्लांट को, तो ये भी उनके लिए अच्छा काम कर देते हैं प्लांट के लिए। ठीक है, सॉइल में रह के। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट जैसे हमने बताया था इमोबिलाइज्ड फॉर्म में रहते हैं या इनसॉल्युबल फॉर्म में रहते हैं, उनको भी सॉल्युबलाइज करके प्लांट को अवेलेबल करवाते हैं। जैसे ये कुछ हमने यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखे हुए हैं, ये प्लांट को अवेलेबल करवाने का काम भी माइकोराइजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम लिखे हुए हैं, जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया हो गया। ये वहाँ पीछे छूट गया था जहाँ पे हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को डिस्कस किया था, वहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया का नाम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एजोला। एजोला होता है वाटर फर्न, इसको हम फ्रेश वाटर फर्न कहते हैं। इनको भी बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किया जाता है, मेनली राइस की फील्ड में। राइस की फील्ड में जहाँ बहुत पानी भरा होता है वहाँ पे एजोला को बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि एजोला के साथ कौन एसोसिएटेड होता है, एनाबीना। एनाबीना एक तरीके का ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एजोला के साथ आपका एसोसिएशन बनाता है। तो एनाबीना क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद जो भी कंपाउंड है उनको रिलीज़ कर देता है सॉइल में, और जो राइस की फील्ड में जो राइस होता है उसको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा एजोला एनाबीना का जो रिलेशनशिप है वो कोल्ड और हीट टॉलरेंट भी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर गर्म या ठंडा टेम्परेचर हो रहा है तो भी ये सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एजोला का मेनली यूज़ हम राइस की फील्ड में या पैडी फील्ड में ही करते हैं। ठीक है,
ये देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी हमने जो बताया था वो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा छूट गया था। एल्गी वाला जो कंपोनेंट था वो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया था। एल्गी में मेनली हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी ही आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं जिनके पास स्पेशल सेल्स होती हैं, हेटेरोसिस्टिक सेल्स, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और एल्गी मेनली राइस फील्ड में यूज़ किए जाते हैं, इनको स्प्रेड किया जाता है राइस फील्ड में, और ये केमिकल फर्टिलाइजर्स की प्रेजेंस में भी इनका काम इनहिबिट नहीं होता है, उससे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करते रहते हैं। और फिर एल्गी का हमने एग्जाम्पल तो बता ही दिया आपको, एनाबिना, नॉस्टॉक, ठीक है, ऑसिलेटोरिया। ये पार्ट इतना छूट गया था, ये वाला तो मैंने बता दिया था, माइकोराइजा वाला, एल्गी वाला पार्ट छूट गया था, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए। बायो फर्टिलाइजर्स में काफ़ी कुछ ही हो गया है, इसमें एग्जाम्पल्स मेनली आप याद कर लीजिएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। फिर हम कल कुछ नए वीडियोज़ के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।